बंगाल के रण में पहली बार आज उतरेंगे राहुल गांधी। माटीगारा नक्सलबाड़ी इलाके में करेंगे रैली, वोटरों को लुभाने की करेंगे कोशिश। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, लखनऊ गोरखपुर समेत 7 जिलों में ओपीडी सेवा बंद। पिछले 24 घंटे में 85 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 15 दिन का कर्फ्यू। 10वीं से लेकर 12वीं की परीक्षाएं टली। 1 महीने गरीबों को मुफ्त खाना देगी सरकार। पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक कर रहा फ्रांस का विरोध, हिंसा भड़की। 815 भारतीय सिख लाहौर में फंसे। नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अभी अभी मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है और घर पर ही इलाज शुरू हो गया है। और पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उन सबसे आग्रह करता हूं कि वो भी जांच करा ले और उन सभी से कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने की विनती भी की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। यूपी में एक दिन में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा 5,300 केस लखनऊ में आए हैं, जबकि प्रयागराज में 1,800 से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस बीच यूपी में मुख्यमंत्री ऑफिस के कुछ अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा में ओपीडी बंद की गई है। बेहद जरूरी सर्जरी को छोड़ शेष ऑपरेशन टालने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा ने जारी किया ये आदेश है और यूपी सरकार ने ये फैसला किया है कि कोरोना के मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए एमबीबीएस के 4थे और 5वें वर्ष के छात्रों को भी कोविड ड्यूटी पर लगाया जाएगा। और आपको बता दें कि एमबीबीएस के छात्रों की परीक्षा निरस्त होने के कारण इनकी ड्यूटी अस्पतालों में लगाई गई है। साथ ही निजी अस्पतालों के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को मनमानी छुट्टी लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर ये कहा है कि चुनाव के मौसम में अलग अलग बयान सामने आते हैं और इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को विज्ञापन नहीं बल्कि कोरोना के प्रति ध्यान देना चाहिए। विषय तो कई राज्यों से है। गुजरात के विजुअल्स देख लीजिए, जो डेड बॉडीज के साथ हो रहा है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, आवश्यकता है हैंड होल्डिंग की। सहकारी संघवाद की भी परीक्षा है कोरोना के इस भयंकर आपदा में। ये सिर्फ शब्द नहीं हो सकता, इसका भाव होना चाहिए और वो भाव दिखना चाहिए। मैं सिर्फ आग्रह करूंगा, अगर क्योंकि देर से ही सही सरकार को लगता है कि विपक्ष की तरफ से भी सलाह आ सकती है, यूनिवर्सलाइजेशन पर काम करिए। लॉकडाउन नहीं हो रहा है लेकिन लोगों के अंदर एक पैनिक सा आ रहा है। इसका कितना असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, लोगों की आजीविका पर, यह हमारी कल्पना से परे है। मैं समझता हूं कि अभी बाकी सब चीजें विज्ञापनबाजी बंद करके सीधे तौर पर जान और जहान दोनों की रक्षा के प्रयास। पहले से भी कई संकेत थे। इस चुनाव में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, उसकी साख, वो कितना प्रभावकारी है, इन सब की भी परीक्षा का क्षण था। और इस परीक्षा में मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे से उत्तीर्ण नहीं हो पा रही है चुनाव आयोग। और ये चिंता का विषय सबके लिए होना चाहिए, चुनाव आयोग के लिए भी, राजनीतिक दलों के लिए भी, और जो लोग लोकतंत्र को
बहुत गंभीरतापूर्वक उसका अवलोकन करते हैं, उनके लिए भी। उन्होंने पहले तो एक बार टर्माइट कहा था, घुसपैठिए, फिर प्रधानमंत्री ने जाकर के बांग्लादेश में कुछ और कहा, बांग्लादेश को एश्योर किया। किसकी सुने, कहां तक सुने, क्या भरोसा, क्या सुनी क्या अनसुनी, क्या कही क्या अनकही। चुनाव का मौसम है, घुसपैठिए कौन है, जरा इसका भी विश्लेषण हो जाना चाहिए था ना, कि उस पर पर्दा डाल करके काम चल जाना चाहिए। और वो भी हर जगह नहीं, इलाका देख करके, इस इलाके में ये बात कहनी है, वहां इस पर चुप रहना है। ये मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल रिटोरिक बयानबाजी लोगों को अब समझ में। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल गांव बादल पहुंची और इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना की बीमारी में सरकार हर तरफ से फेल साबित हो रही है और ना ही इस दौरान कोई टेस्टिंग करवाई जा रही है। दूसरे राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है और यहां से अगर अकाली दल इकट्ठा होंगे तो उन पर मामला दर्ज होगा। इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सरकार कैप्टन साहब दे फार्म हाउस वाली सियासत जिहड़ी है ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਚ ਛੱਡਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ਕੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਾਰਦਾਨੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨਾੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਘਾਟ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਰਦਾਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਦਾਨੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਅਤੈਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਰਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੈਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋगी। अपने आड़तीय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के मंगलवार को कोरोना गाइडलाइंस तार-तार हो गई। सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया। प्रत्याशियों ने एक दूसरे से धक्का मुक्की कर पर्चा दाखिल किया। ग्राम प्रधान, बीडीसी और वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवारों का नामांकन ब्लॉक मुख्यालयों पर हुआ। इस दौरान उम्मीदवारों ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और भीड़ इतनी है कि सुबह से ही नामांकन के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं। स्टेट बैंक में पैसा जमा करबे पीटीसी के फार्म के फीस सिक्योरिटी चालान चुनाव के पंचायत चुनाव के कितने रुपए का चालान जमा करने आए हो? 1000 को 50 को 150 तो यहाँ पे आपके लिए व्यवस्था नहीं की गई है? कोई व्यवस्था ना है सर।
भीड़ लग रही है? खूब भीड़ लग रही है, टट की भीड़ में कोई कमी ना। आगे लग रहे हैं आपके? कम से कम 100 आदमी होंगे। कब से लग रहे हो आप लाइन? सवेरे से लग रहे हैं लाइन में और कोई ना सुन लो। कोरोना का डर नहीं है आपको? अरे खूब डर हुआ है कोरोना ही। कोई बैंक बारे सुने फार्म ले लें, अपने घर जाए कल को दे दें तो सही है। व्यवस्था कागज जमा करने, स्टेट बैंक में कागज जमा करने के प्रधान के। कितना पैसा जमा कर रही है चालान में? 1000। कब से लाइन में लग रही है? कितने बजे से? 11 बजे से। भीड़ लग रही है? हाँ काफी भीड़ है। तो इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की आपके लिए? कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ धूप बहुत सारी पड़ रही है। कोरोना की कोई चेतावनी भी नहीं है? अरे चिंता तो कुछ भी नहीं है। कोरोना का डर नहीं लग रहा आपको? डर तो लग रहा है पर बैंक में पैसे जमा करने। मैं बीटीसी का चुनाव लड़ रही हूँ। तो क्या करने आई हो? पैसे जमा करने। कितने? 1000 रुपये। 1000 रुपये हो रहे हैं। तो कितना समय हो गया आपको लाइन में लगे हुए? मैं 11:30 बजे तक लगी हुई हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया। कितने लोग आगे लगे हुए हैं आपके? बहुत काफी लोग हैं तो भीड़ लाइन लगी हुई है और लाइन लगी हुई है बहुत। कोरोना का डर नहीं है आपको? कोरोना का डर तो है पर क्या करें, जमा तो करने हैं पैसे। तो यहाँ व्यवस्था नहीं की बैंक ने कोई? व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हम तो पीछे ही खड़े हैं 2.5-2 घंटे। तो उधर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कोरोना संक्रमण को लेकर अपनाई जा रही सरकार की दोहरी नीति को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी सही निर्णय नहीं ले रहा है और चुनाव रैलियों में भारी भीड़ जुटाई जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग मौन है। खासकर उस मौके पर कोविड की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। इस बीच मंदिरों में गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश जारी किया गया है और सब गलत हो रहा है। रामनवमी मेले में 20 लाख की भीड़ 19 अप्रैल से जुटने की उम्मीद है और इन पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कैसे होगा, सरकार की स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए। और उन्होंने आगे ये कहा कि हम श्रद्धालुओं को आने से नहीं रोक सकते, सिर्फ उनसे मास्क लगाने और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील ही कर सकते हैं। भीड़ से कोरोना का संक्रमण गांव तक पहुंचा तो हालात कितने खतरनाक होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पूरे देश में जो चुनाव चल रहे हैं, क्या ये चुनाव सही है? एकदम सही नहीं है, एकदम गलत चुनाव है। चुनाव में जिस दिन अगर कोविड-19 संक्रमण गांव देहात पहुंच जाएगा, उस दिन संभालना कठिन हो जाएगा। इसके नाते मैं निवेदन करूंगा राजनीतिक दल से, राजनेताओं से कि इस पर गौर करें और विचार करें। सिर्फ मठ मंदिर के लिए गाइडलाइन कि 5 लोग दर्शन करें, बाकी चुनाव में हजारों का संख्या में भीड़ होता है, 10 कहीं 10-15 हजार की भीड़ होती है। क्या उस पर ध्यान देने की विषय नहीं है? उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? उस पर भी प्रशासन को, शासन को ध्यान देना। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे और सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। बता दें आपको ये कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले 100 करोड़ के वसूली कांड में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ के लिए बुलाया था। अनिल देशमुख पर ये आरोप है कि उन्होंने पुलिस अफसरों सचिन वाजे, भुजबल पाटिल को 100 करोड़ की वसूली के आदेश दिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने ये संगीन आरोप लगाए हैं। आज से रमजान के महीने की शुरुआत हुई तो वहीं दिल्ली में कोरोना की वजह से आज पहले रोजे के दिन जामा मस्जिद के बाजारों में चहल पहल नहीं देखी और एक व्यक्ति का ये कहना है कि घर से बेहतर इबादत कहीं नहीं हो सकती। घरों में इबादत करे और रोजा रखे, कोरोना गाइडलाइन पर अमल करे तो रमजान महीना कबूल होगा। डर का माहौल है, बहुत कोरोना का डर हर किसी के दिल में बैठा हुआ है। रमज़ान की खुशियाँ भी ज़्यादा लोगों के चेहरों पे नहीं दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा डर है। जिससे भी बात करते हैं वो कोरोना की बात लेके खड़ा हो जाता है कि अस्पतालों में अगर मरीज़ जाते हैं तो वहाँ पर जो है एडमिट नहीं कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आप घर के अंदर ही इलाज करो। जैसे कि सरकार बोल रही है कि पब्लिक के लिए हमने बहुत सारी सुविधाएँ रखी हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग मुझे रात में दिन में मिलते हैं, वो यही बोलते हैं कि हम अस्पतालों में जाके टक्करें मार रहे हैं, डॉक्टर हमारा साथ नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि घरों पे जाओ, क्वारंटाइन करो। तो इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है जो वहां पर भी अब कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना ब्लास्ट हो चुका है पश्चिम बंगाल में, जहां चुनाव हो रहे हैं। 24 घंटे में
नए केस सामने आए हैं और 20 लोगों की इसी दौरान मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि 5वें चरण से पहले यहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है, जो बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। 24 घंटे में 4,900 नए केस सामने आ चुके हैं और कोरोना के कारण 20 लोगों की इसी दौरान मौत भी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना ब्लास्ट हुआ है, तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी अब कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। 24 घंटे में 4,000 से अधिक नए केस सामने आ चुके हैं। 20 लोगों की इसी दौरान मौत भी हो चुकी है। 5वें चरण के चुनाव से पहले इस दौरान कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 4,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना के खतरे के बीच हरिद्वार में आज तीसरा शाही स्नान है। मेष संक्रांति पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार में जमा हुए। एक बार फिर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है इसी दौरान। दरअसल हरिद्वार में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के कल 594 नए केस सामने आए और हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ पर लगातार चिंता जताई जा रही है। तमाम तरह की गाइडलाइंस की बातें की गई है, लेकिन तस्वीरें बता ये रही है कि यहाँ कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ चुकी है। मुख्य पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो दिन है, यही जो पवित्र कुंभ का जो स्नान है, बाकी जो स्नान होते हैं वो कुंभ काल में पड़ने वाली प्रमुख तिथियों के पर्व काल के स्नान होते हैं, लेकिन ये जो कुंभ है, जब आज जो है गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में जो प्रवेश करेंगे और सूर्य में संक्रांति में जो चल रहे हैं, उसका जो योग बनता है, जिसको कुंभ का काल कहते हैं, कुंभ योग जो कहते हैं, वो योग आज पवित्र 14 तारीख के दिन पड़ रहा है। आज के दिन विश्व भर में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग और इस सनातन परंपरा के ध्वजावाहक संत महात्माओं के सानिध्य में इस पवित्र गंगा में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है, सहस्त्रम कार्तिकेय स्नानम मतलब 1000 कार्तिक के स्नान, माघे स्नानम शतानि च, माघ मास के 100 स्नान, वैसाखे नर्मदा कोटि, नर्मदा में जो स्नान किए जाते हैं वो उसके 1 करोड़ स्नान, कुंभ स्नानेन तत्फलम, उस स्नान के 1000 जो करोड़ नर्मदा के स्नान है, माघ के 100 स्नान और कार्तिक के 1000 स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य आज कुंभ के समय गंगा में स्नान करने से मिलता है। ऐसी पवित्र भावना के साथ सनातन परंपरावादी लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, धन धान्य ऐश्वर्य वंश वृद्धि, इन सब की मनोकामनाओं के साथ इस पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य इत्यादि करते हैं। विशेष तौर पर आज के दिन लोग कुंभ पात्र में छोटी छोटी दान की, कुछ पंचरत्न की, या जो लोग सक्षम हैं वो लोग स्वर्ण या रजत इत्यादि दान इस गंगा नदी के तट पर करते हैं। ओ इधर इतना कोरोना लगा था, हम लोग घर में थे तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा। हमको नहाने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ देख के माहौल, ये मंदिर वंदिर यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से देखे। हम सब कुछ का सुविधा मिला, बाकी सब व्यवस्था भी अच्छी थी। देखने में भी सब कुछ देखे तो सोचे नहीं थे जो देख रहे हैं, इतना हम सोच के नहीं आए थे जो देख रहे हैं यहाँ कि इतना भारी भरकम इतना भीड़ भी होगा। सोचे थे कि इतना सारा व्यवस्था भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो हमको बहुत अच्छा लगा। कोरोना का डर भी लग रहा था जी, इतना डरे हुए थे कि हमको लग रहा था कि हम ना जाएं जी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको बहुत ही अच्छा लगा।
भी लग रहा है, आदमी भी कम आ रहे हैं और कोरोना की वजह से कम आ रहे हैं। बाकी सुरक्षा व्यवस्था ये सब बढ़िया है यहाँ पे। और आपको ये महसूस नहीं हुआ कि इतने सारे लोग हैं, कोविड का खतरा भी हो सकता है? नहीं, महसूस तो है, लेकिन सब सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से चल रहे हैं, दूरी बना के रख रहे हैं। तो आपने सुरक्षित स्नान किया, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा और व्यवस्था बढ़िया रही सरकार की। यहाँ हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा स्नान किया और यहाँ का जो भी हम देखे वातावरण या जो भी व्यवस्था यहाँ की सरकार जो की है बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और जहाँ जहाँ बस स्टैंड है वहाँ से भी गाड़ियाँ फ्री सेवा हर की पौड़ी आने के लिए, मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था अच्छा लगा। हर चीज़ कोविड-19 जो चल रही है इसका भी व्यवस्था हर जगह ये सैनिटाइजर और सफाई भी है, अच्छा है। हर जगह पुलिसकर्मी भी हैं। आप जब आ रहे थे, इतने लोग हैं यहाँ पे, या आप जब आ रहे थे तो कभी तो डर भी लगा होगा? हाँ, पहले तो आने से पहले थोड़ा डर बना हुआ था कि भाई कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना काल है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। तो चैत्र नवरात्रे 13 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और आज नवरात्रे पूजा का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली और मां के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम आदि की वृद्धि होती है। पहले दिन की ही तरह आज भी लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली में भी सुबह से मंदिरों में कोरोना नियमों के तहत मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। उधर चबुआ पुलिस ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ और मोरान से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 26 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी नकली मुद्रा की छपाई और प्रक्रिया में शामिल थे। आरोपियों की पहचान विपुल गोहिल और साथी चक्रवर्ती के रूप में हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। झाबुआ पुलिस स्टेशन की टीम को कल हमने एक इंटेलिजेंस और इनपुट के बेस पे कल दोपहर में झाबुआ टाउन में ऑपरेशन किया था, जिसको हमारे झाबुआ पुलिस स्टेशन के ओसी सब इंस्पेक्टर तुलुमणि द्वारा ने लीड किया था। उसमें हमें 2 लाख रुपए के FICN बरामद हुए थे, लेकिन ऑपरेशन वही स्टॉप नहीं करके स्पॉट इंट्रोगेशन करके बेस्ड ऑन इंट्रोगेशन लिंक्स हमने मोरान में भी एक रेंटेड घर पे छापा मारा। वहाँ पे हमें और भी ज़्यादा और 24 लाख रुपए के जाली नोट मतलब FICN हमें वहाँ से बरामद हुए और वो FICN प्रिंट करने का प्रिंटर प्लस और कुछ रिलेटेड जो केमिकल और इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो भी हमें वहाँ से बरामद हुए। इंट्रोगेशन से पता चला कि बिहू और आगे आने वाले फेस्टिवल के दौरान ये सारे जो नोट हैं वो बाकी नोटों के साथ में मिला के ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन में लाने का उनका प्रयास था। सर, पूरा कितना नोट बरामद हुआ और कितने लोग अरेस्ट किए गए? 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। कुछ और लिंक्स हमें आगे मिले हैं जिसको हम फॉलो करके उसमें जड़ित और 1-2 लोगों का नाम आया है, उनको में हम जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेंगे और टोटल अमाउंट के साथ कोरोना के कारण हालात खराब होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बीते दिन भी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। 13,000 से अधिक नए कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CBSE की परीक्षाएं रद्द करने की अपील की है। तो वहीं दिल्ली से अब प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है। कोरोना की स्थिति को लेकर बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर निशाना साधना जारी है। इस बीच बीजेपी नेता विजय गोयल ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोविड बीमारी के लिए जिस जापानी केकड़ा मशीन से सैनिटाइज करने पर इतनी फोटो खिंचवाई थी, वह मशीन अब इतना कोविड बढ़ने पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। भले ही राज्य सरकार की ओर से बेड्स की संख्या बढ़ाने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। कई प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड्स की कमी है। अचानक से कोरोना के केस बढ़ जाने के कारण हालात बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने कई अस्पतालों को कोविड स्पेशल घोषित किया है, जबकि बेड्स बढ़ाने के लिए बैंक्वेट हॉल को उनके साथ अटैच कर दिया है।
उधर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने सीएम ममता के धरने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उनकी नौटंकी है, नौटंकी करने के लिए वो धरने पर बैठी हैं। कोरोना को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को एक साथ हो जाना चाहिए, तभी कोरोना से लड़ा जा सकता है। देखिए, अभी राज्य और केंद्र में तू में की ये स्थिति खत्म होनी चाहिए। टीकाकरण एक आवश्यकता है, ये कोई लग्जरी नहीं है। राज्यों को चिक करनी बंद करनी चाहिए, केंद्र को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों को जितनी टीका की जरूरत है उतने उनको मिलते रहे। और टीकाकरण की रफ्तार दोगुनी होनी चाहिए, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास एक ही शस्त्र है, वो है टीका। गृह मंत्री ने ठीक कहा, टीएमसी का वोट बैंक तो बांग्लादेशी है। पिछले साल पिछले चुनाव में भी बांग्लादेश से एक्टर एक्ट्रेस बुला के वो प्रचार करवा रही थी। गलत क्या कहा, सच्चाई चुभेगी जरूर, लेकिन सच तो है। देखिए, ये सब नौटंकी है, राजनीति में सब चलते रहता है। धरना पे बैठेंगी तभी ना टीवी में। तो वहीं श्रीनगर में पहली महिला फुटबॉल अकादमी का उद्घाटन नवोदित खिलाड़ियों के लिए किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर फुटबॉल संघ के सहयोग से लोन स्टार कश्मीर फुटबॉल क्लब ने अकादमी शुरू की है। बता दें आपको ये कि फुटबॉल के प्रति उत्साहित लोगों ने उचित मार्गदर्शन में खेल सीखने के लिए खुद को नामांकित किया है और अकादमी सभी नवोदित महिला फुटबॉलरों को तैयार करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये सर, मैंने ये जो है लोन स्टार कश्मीर फुटबॉल क्लब जो है, ये प्रोफेशनल क्लब पहला बना कश्मीर के अंदर 2013 में, और 2014-15 में इसको हमने अमल में लाया। हम ग्राउंड पे ले आए इसको। बच्चों उस वक्त लड़कों को हम लेकर आए, चाहे वो 12 साल के थे, 14 साल के थे, 18 साल के थे। हम उस पर चलते रहे। ये पिछले 7-8 साल की कहानी है। और उसके साथ साथ हमने 2019 में ये हमारा प्रोग्राम था पहले से कि हम गर्ल्स को भी इसमें इन्वॉल्व करें। और गर्ल्स उस वक्त 2019 में हमने एक लॉन्च करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा अनरेस्ट हुआ और उसके बाद कोविड के हालात आ गए और हमारा काम रह गया था। अब चूँकि हाँ जी, आज उसकी इनॉग्रेशन है, आज उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो प्रोग्राम हमारा वही है, मिशन हमारा वही है कि ताकि हम लड़कियों को, अपनी लड़कियों को इस फील्ड में लाएं। अब तो हमारी बच्चियां बहुत आगे, बहुत फील्ड्स में काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसमें फ़ुटबॉल में भी इनको लाएं। तो मैंने देखा ये पिछले 1-2 सालों में काफ़ी लड़कियां इंटरेस्ट लेने लगी हैं और कई पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन भी किया, मेरे पास आए भी कि जी हम ये आप कब शुरू करेंगे, ताकि हम अपनी बच्चियों को आपके हवाले कर दें, यहाँ फुटबॉल उनको खेलें ताकि उनको एक स्पोर्ट्स मिले, उसके थ्रू उनको एक फिटनेस भी। मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा मोटिव है कि मैं कश्मीर में लड़कियों के लिए एकेडमीज़ ओपन करवाऊं। जैसे कि मैंने 10-11 साल पहले भी बहुत सारे लोगों से बात करी थी, इवन क्लब ओनर से बात करी थी कि आप गर्ल्स के लिए एकेडमी बनाएं, पर किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। तो देखा जाएगा 2019 में जो लोन स्टार कश्मीर FC है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, गर्ल्स के लिए एकेडमी ओपन करी थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें स्टॉप करना पड़ा। तो अभी जो लास्ट ईयर जैसे कि रियल कश्मीर FC ने भी वुमेन्स एकेडमी बनाई, और अभी हम जो लोन स्टार कश्मीर FC है वापस से रिस्टार्ट कर रहे हैं, गर्ल्स एकेडमी को लॉन्च कर रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, पूरे कश्मीर के लिए, कि लड़की आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 19 अप्रैल तक की सुबह के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए छूट भी दी गई है। और वहीं भोपाल में लॉकडाउन का असर देखने को तो मिल रहा है, सड़कें खाली नजर आ रही हैं, लोग जरूरी काम को लेकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। हरियाणा में कोरोना से निपटने के लिए लागू कोरोना कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे कम कर दिया है और अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक की जगह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर बुधवार से शुरू हो रहे रमजान के महीने का जिक्र करते हुए कर्फ्यू का समय घटाने की मांग की गई थी, और जिसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हालांकि आफ्ताब अहमद ने इसे रात 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक करने की गुजारिश की थी, और आपको बता दें कि सरकार ने ये सुझाव पूरी तरह नहीं माना। उन्होंने ये कहा है, लेकिन कुछ राहत जरूर दी है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।